मैं दिलीप सुरगु से राष्ट्रीय शासन आईएएस एकेडमी की ओर से भारतीय स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय शासन आईएएस एकेडमी यूपीएससी सीएससी के सभी दर्शकों आपको स्वतंत्रता दिन बहुत बहुत मुबारक एवं सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। तो चलो आज हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त ये किस तरह से हमारे देशवासियों को या हमें सभी को प्राप्त हुआ। ऐसा मान लीजिए 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिन, जो भारत का स्वतंत्रता पर्व एक बहुत बड़े संक्रमणशील अवस्था का साक्षी रहा। ऐसा नहीं हुआ कि कुछ समय के पश्चात हम हमारी स्वतंत्रता मांगने के लिए, आजादी मांगने के लिए किसी शासक के पास गए और उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिला दी। ऐसा नहीं हुआ, अपितु भारत एवं भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भारतीय स्वतंत्रता का रण संग्राम या उसका बीजांकुर कहाँ से शुरू होता है। केवल मात्र ईस्वी सन 18वीं सदी से ही नहीं, अपितु भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम ये उसके पूर्व से चला आ रहा है, जो विशेष तौर पर दिखाई नहीं देता था। तो अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त एवं इसके पूर्व की कुछ बातें जिसके जरिए से, जिस वजह से हमें स्वतंत्रता दिन प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम जब मुगल कालीन सत्ता, मुगलों का राज, उस समय लगभग विदेशों का आक्रमण भी चल रहा था। आक्रमण के साथ साथ ब्रिटिशर्स की भी सत्ता हमारे यहाँ आना शुरू हो चुका था। जैसा कि केंद्रीय सत्ता ईस्वी सन 1707 तक मुगलों की चली। उनके सत्ता के साथ में बहुत सारे विदेशी कार्यों के आक्रमण भी हुए। कुछ अन्य देशी क्षेत्रीय संस्थाएं भी थी, राजसत्ताएं भी थी, उनके साथ भी उनका संघर्ष चलता रहा। लेकिन पूरे भारतवर्ष में एकल केंद्रीय सत्ता मुगलों की थी, जिसका अंत 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ। औरंगजेब के साथ में मराठा सरकार की भी सत्ता थी, राजपूताना भी सत्ता थी और अनेक छोटी छोटी सत्ताएं थी। लेकिन संघर्ष में ज्यादातर एकल मात्र सत्ता, केंद्रीय सत्ता मुगलों की थी। और जब मुगलों का शाहजहां 1707 मृत्यु हो चुका, औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी, उस समय भारतवर्ष में केंद्रीय सत्ता बनाने पर कोई भी राजनैतिक सत्ताएं एवं कोई शाखाएं नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुगल सत्ता द्वारा हर स्टेट में अपने अपने बिठाए हुए वजीर या सूबेदार उन्होंने स्वतंत्रता राज्य का निर्माण करना शुरू कर दिया। और जरा देखिए, जैसे ही 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, उसके बाद में केंद्रीय सत्ता का पूरी तरह से
समाप्तिकरण हो चुका, विघटन हो चुका, और उसका फायदा लेते हुए ही उनके वजीरों द्वारा, उनके सूबेदारों द्वारा जो अलग अलग स्टेट में रखे थे, उन्होंने स्वतंत्र राज्यों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। तो इसमें नए राज्यों का निर्माण, एकल केंद्रीय सत्ता समाप्त होने के बाद सबसे पहला हमारे यहाँ राज्य बना भारतवर्ष में ईस्वी सन 1724 चिनकिलिच खां द्वारा हैदराबाद राज्य में बनी थी। चिनकिलिच खां द्वारा 1724 में हैदराबाद स्टेट बना, जहां पे चिनकिलिच खां को मुगल सत्ता द्वारा एक सूबेदार के पैमाने पर रखा गया था, उनकी आत्माओं का काम सौंपा दिया गया था। लेकिन केंद्र शासन तो केंद्रीय सत्ता ढीली होने के बावजूद उन्होंने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया और पहला स्टेट बना 1724 में हैदराबाद स्टेट। इतनी बात ख्याल में रखिएगा, और यही से शुरुआत होती है आगे की बातों की। उसके मुताबिक दूसरा स्टेट बना शहादुल्ला खां द्वारा कर्नाटक राज्य की निर्मित 1717 सदी में की। इसका मतलब ये हुआ कि मुगलों की सत्ता समाप्त होने के बाद जहां जहां उनके द्वारा रखे गए वजीर थे, उन्होंने अपना राज्य निर्माण शुरू कर दिया और अपने अपने हिसाब से अपना राज्य कारोबार चलाना आरंभ कर दिया। एक राज्य कारोबार चलाने के लिए जो जो स्थितियां चाहिए, जो जो बातें चाहिए, जो जो उपलब्धियां चाहिए, वो खुद के मन से उन्होंने तैयार की। प्रशासन की व्यवस्था, सैनिक शक्ति बल, युद्ध के लिए तैयारियां, यौन संरक्षण, लोगों का विकास, यौन आर्थिक स्थितियां, व्यापारीकरण, शिक्षा क्षेत्र, हर किसी संस्थापक ने अपने राज्यों में अपने अपने मुताबिक वो कार्य करना शुरू कर दिया और अपना स्टेट का निर्माण सुव्यवस्थित रखने के लिए, अच्छी तरह से रख रखाव रखने के लिए जो जो स्थितियां चाहिए उसका निर्माण किया। उसके बाद में देखते हैं ईस्वी सन 1700 में मुर्शिद कुली खां द्वारा बंगाल राज्य की निर्मित। 1700 में मुर्शिद खां द्वारा बंगाल राज्य की निर्मित भी कराई गई, जबकि केंद्रीय मुगल सत्ता द्वारा ही मुर्शिद खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। लेकिन आपको बताया कि जैसे केंद्रीय सत्ता का प्रमुख औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी, उसके बाद सब आजाद बन गए, सत्ता का ढीलीकरण हो चुका था। और 1770 बंगाल राज्य निर्मित होने के बाद में सिलसिला शहादत खां बुरहान उल मुल्क, शहादत खां बुरहान उल मुल्क, इन्होंने 1722 में अवध प्रांत का निर्माण किया, जो कि अवध प्रांत मुगल की केंद्रीय सत्ता का एक स्टेट था, एक प्रांत था। स्थितियां ऐसी तैयार हो चुकी कि वहां के वजीर ने या वहां के सूबेदार ने खुद का स्टेट बना लिया 1722 में अवध प्रांत का निर्माण। इसके बाद देखते हैं ईस्वी सन 1755 में हैदर अली द्वारा मैसूर राज्य का निर्माण। इसके बाद क्या हुआ, हर वजीर, हर सूबेदार अपने अपने प्रांत में अपने आप को खुद का राज्य निर्मितीकरण करने वाला मानना आरंभ कर दिया और इसी प्रकार से उन्होंने 1755 में हैदर अली द्वारा मैसूर राज्य का निर्माण हुआ। जब ऐसी स्थितियां चारों तरफ हो रही है, मुगल कालीन जितने भी 22-26 प्रांत थे, उसमें जितने भी सूबेदार थे, एक मेक का फॉलो करके
अनुकरण करके हर किसी ने अपने अपने प्रांत में अपने आप को एक राज्य व्यवस्था संभालने का मुखिया घोषित कर दिया गया और राज्य संभालने के लिए राज्य कारभार चलाने हेतु खुद की स्वतंत्रता के तौर पर अपने राज्य व्यवस्था, अपने प्रशासनिक व्यवस्था, अपनी सैन्य व्यवस्था, अपनी शासन निर्मिति, यम लोगों का कल्याण, व्यापारीकरण, मौद्रिक नीति सब कुछ बदल गया। यहाँ से इसके बाद देखते हैं एक के बाद एक के बाद एक ऐसा अनेक राज्यों का निर्माण एक भारत वर्ष में हुआ, जो कि उसके बाद देखते हैं केरल का भी राज्य निर्माण हुआ। राजपूत घराना ने भी अपना राज्य निर्माण किया। जाट क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारे जाट भाई रहते थे, उन्होंने भी इनका फॉलो करके खुद का स्टेट की निर्मिति करवा ली और खुद के मुताबिक अपना राज्य कारभार चलाना आरंभ कर दिया। उसके बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एक बड़ा स्टेट था जो मुगल का था, मुगल में था, लेकिन उनकी सत्ता क्षीण होने के बाद इन्होंने भी अपना काम करवा लिया। उसी प्रकार मालवा, मालवा स्टेट के बारे में भी आपने सुना होगा। वहां के भी सूबेदार ने खुद को स्वतंत्रता राजा बनाकर अपना काम शुरू कर दिया। गुजरात, गुजरात प्रांत में बहुत सारी स्थितियां थी कि जो मुगल कालीन शासन में एक संपन्नता प्राप्त हो चुका था। वहां के सूबेदार ने वही काम किया। उसके बाद में आपको पता होगा इतिहास में राजा रणजीत सिंह का नाम बहुत बड़ा था। राजा रणजीत सिंह ने अपना सिख राज्य का निर्माण किया। इसी प्रकार से इतने सारे प्रांत थे, उन प्रांत के कुछ टुकड़े इधर उधर मिला के इतने सारे राज्य का निर्माण हो चुका था। 1707 के बाद में वहां से मुगल कालीन केंद्रीय व्यवस्था, केंद्रीय राष्ट्र स्तरीय व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुकी। यहाँ पे देशी राजाओं का उद्भव हो चुका। और जब आपको पता होगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्तुगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सभी का आवागमन भारतवर्ष में व्यापार करने हेतु शुरू हुआ। ये लगभग 1700 पहले की बात है। इसके बाद में उनका संघर्ष, यहाँ पे मौजूदा जो राजकीय व्यवस्थाएं थी उनके साथ होना शुरू हो चुका। 1627 में दक्कन में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्थितियों में, उनके जीवन में 1670 में मराठों का साम्राज्य स्थापन हुआ। और मराठों की सत्ता ही एक ऐसी बहुत बड़ी शक्तिशाली सत्ता थी जिसका राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। वहां से मराठा राज्य की निर्मित हुई थी और उनका भी केंद्रीय सत्ता के साथ में, मुगल के साथ में संघर्ष था। उसी समय विदेश शक्तियों द्वारा भारतीय राज्यों पे आक्रमण होने की स्थितियां स्थापन हो चुकी। अब देखते हैं यहाँ से हम क्या बात थी। केंद्रीय सत्ता मुगलों की समाप्त, उसके बाद में उनके सूबेदार द्वारा अपने अपने राज्य की निर्मित, साथ में कई अनेक क्षेत्रीय साधारण तौर पर सत्ताएं, राज्य सत्ताएं थी, उनका भी संघर्ष। ऐसी स्थिति में विदेशी कार्यों का आक्रमण, और यहाँ से देखते हैं हम कि भारतीय स्वतंत्रता का उद्रेक या बीजांकुर कहाँ से होना शुरू हुआ। केवल मात्र 1905 से लेकर 1920 या 1947 इसमें भारतीय स्वतंत्रता का उद्रेक
पूरी तरह से हुआ ऐसा मानना उचित नहीं होगा। सिवाय इसके बहुत पुरातन समय से स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए भारतीय जनमानस अपने विचारों से प्रेरित था। उसके कुछ कारक है, वो कारक के बारे में हम देखते हैं। जैसा कि ब्रिटेन द्वारा भारतवर्ष में सभी राज्यकर्ताओं को परास्त करने के बाद या सभी राज्यकर्ताओं की शक्तियां छीन करने के बाद एकमेव केंद्रीय सत्ता बनाने का कार्य ब्रिटेन ने भारत में किया। और इसके पहले अगर हम देखते हैं कि जैसा मुगलों की केंद्रीय सत्ता थी भारतवर्ष में, उसके पहले एकल शासन के मुताबिक मौर्य कालखंड, जो मौर्य कालखंड केंद्रीय शासक के तौर पर अपना राज्य कारभार पूरे भारत में चला गया। मौर्य के बाद मुगल आए और मुगल के बाद फ्रांसिस को भगा दिया, मराठों की सत्ता क्षीण हो गई, देशी राजाओं की सत्ता क्षीण हो गई, क्षेत्रीय राजाओं की सत्ता क्षीण हो गई तथा पोर्तुगीज भी भगा दिया गया, डच भी चले गए। उपरांत केवल मात्र भारतवर्ष में एकमेव केंद्रीय सत्ता जो रही वो ब्रिटिश शासक सत्ता थी। और ब्रिटिश शासक सत्ता ने जब दीवानी के अधिकार बिहार में कंपनियों को प्राप्त हुए, सदाउद्दौला खान द्वारा 1858 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी के अधिकार दिलाए। उस समय से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो अधिकार मिले, तब से कंपनी के द्वारा या शासनकर्ता के द्वारा लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार एवं बहुत सारा जमींदारों पे कर लादना, जमींदारों पे अनेक कृषक कर की वसूली करना, वो उगल फसल होवे या ना होवे, तथा मजदूरों के ऊपर अन्यायकारी धोरण, एवं ब्रिटिश खुद को अपने आप को भारतीयों से उच्चतम लेवल के मानते थे। ये सभी स्थितियां हैं, ये सभी वो कारक है जहां से भारत के मानवीय जीवन में स्वतंत्रता का उद्रेक हुआ। अब जरा देखते हैं उसके कारक। ऐतिहासिक तौर पर स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभ राष्ट्रवाद का प्रारंभ, स्वतंत्र संघर्ष का आरंभ यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ। यहाँ पे हम देखते हैं ब्रिटिशर्स द्वारा जब यहाँ के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार होना आरंभ हुआ, ऐसे समय कुछ बातें ब्रिटिश राजा के पास यहाँ के लोगों को पहुंचा दी। जब इतनी सारी भानगड़ होनी शुरू हुई थी, ये देखने के बाद भारत के लिए भारत परिषद अधिनियम 1774 में बना, जिसके द्वारा भारतीयों को एक सहूलियत प्राप्त हुई एवं उस परिषद के मुताबिक, वो नियम के मुताबिक जो अन्यायकारी धोरण ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाया जा रहा था भारतवर्ष के नागरिकों के ऊपर, उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया और उसमें बहुत सारे सुधार हो चुके। एवं कुछ समय के बाद मैंने पहले कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन ये एक संक्रमणशील अवस्था का साक्षी रहा है। ये बहुत बड़े दिनों से एक संक्रमणशील अवस्था चल रही थी।
20 साल के पहले जो परिषद अधिनियम आया, 25 साल के बाद दूसरा भारत परिषद अधिनियम आया, उसके बाद 18 साल के बाद और भारत परिषद अधिनियम आया। ऐसे बहुत सारे अधिनियम आए, तब तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक ये पूरी संक्रमणशील अवस्था का इतिहास चल रहा था। अब जरा देखते हैं हम, जब भारत में उपनिवेशी शासन द्वारा चलाई गई नीतियां, सबसे पहला विश्लेषण यहाँ देखते हैं हम। उपनिवेशी शासन यानी सीधे तौर पर ब्रिटिशों का शासन भारतवर्ष में चलाया जा रहा था। उन्होंने जिस प्रकार की नीतियां बनाई थी, कुछ नीतियां यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जनताओं के लिए सही मायना में थी और कुछ नीतियां अहितकारक थी। जब कुछ नीतियां अहितकारक होती है तो उस समय साहजिकता के तौर पर ऐसा माना जाता है कि ये शासन या शासक या प्रशासक ये सही नहीं है हमारे लिए, इसके लिए कुछ तो भी करना चाहिए। तो वहां से अंतर्गत भावना उठ खड़ी होती है स्वतंत्रता प्राप्ति के ओर या स्वतंत्रता का बीजांकुर। एक बात, दूसरी बात देखते हैं हम, फ्रांसीसी क्रांति द्वारा राष्ट्रवाद प्रेरित औपनिवेशिक शासन कार्यकाल खंड में फ्रांस में सीधे तौर पर क्रांति हो चुकी थी। फ्रांस की क्रांति और वहां पे स्वतंत्रतावाद का विस्थापित होना, यहाँ से बहुत बड़ी प्रेरणा भारतीय राष्ट्रवादी में शामिल हो चुकी। जिन भारतीयों को स्वतंत्रता चाहिए थी, स्वतंत्रता का बीजांकुर भिजोया गया था, ऐसी स्थिति में फ्रांस में क्रांति हुई, वहां की जनता आजाद हुई और वहां से बहुत सारे लोगों ने समझ लिया कि हम भी उसी तरह से कार्य करते हैं तो हम भी भारत को स्वतंत्रता दिला सकते हैं या हम हमारे देश के लिए, हमारे लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरा कारण देखते हैं हम, आधुनिकता। ब्रिटिशर द्वारा भारत में आधुनिकता का एक मानदंड चलाया गया जो कारखानदारी, व्यापारीकरण, रेलवे, पोस्ट सेवा, परिवहन सेवा, विमा, बैंकिंग, ये सभी आधुनिकता के तौर पर के कारक थे और इससे हमारे यहाँ भारतवर्ष के रहने वाले लोगों के लिए अपने विचारों का आवागमन करने के लिए या अपने विचारों को अन्य जगह पे जाकर भिजोने के लिए बहुत सारे साधन प्राप्त हुए। व्यापार की दृष्टि से यहाँ का इंसान और कहे वहां पे अपने स्वतंत्रता के विचार वहां पे जाकर भिजोगा। इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन को अप्रत्यक्ष के तौर पर विचारधारा सही समय प्राप्त हुआ, उसका आंदोलन और चलते रहा जो दिखाई नहीं देता था। उसके बाद देखते हैं नीतियों के विरुद्ध आक्रोश। जायज बात है, बहुत सारी नीतियां ऐसी थी ब्रिटिश द्वारा शासित भारत एवं उसके अंतर्गत कुछ देशी राज्य जो अप्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटेन के ही साम्राज्य में थे, लेकिन कुछ स्थितियों तक स्वायत्तता उन देशी राज्यों को दिलाई गई थी। उनके कारोबार में हस्तक्षेप करना, रेसिडेंशियल रखना, ये देशी राजाओं के अहितकारी बात थी एवं जनता के प्रति भी, जनता को भी उनके राजाओं के प्रति जो अपनत्व था उनमें इस कारक से ब्रिटिशों के प्रति नाराजगी उत्पन्न हो चुकी थी। ये दूसरा बीजापुर वहां से भी कुछ परसेंटेज में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का बीजापुर ऐसे अहितकारी स्थितियों में प्रेरित होता है।
उसके बाद देखते हैं हम देशी रियासतें और एक सत्तात्मक या केंद्रीय सत्ता ब्रिटिशर्स की शासन संस्था जो थी वो किस कारक से चलती रही, उसके भी कुछ बातें होती है। कुछ सही स्थितियां थी, कुछ कुछ हितकारक स्थितियां थी, कुछ अहितकारक स्थितियां थी। हितकारक स्थितियों में सही मायने में दिखाया जाए दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका, ये दो कारक आते हैं। दक्ष कार्यपालिका ब्रिटिशर्स की ओर से ऐसे कुछ भारतीय देशी लोगों के लिए या भारतवासियों के लिए ऐसे कुछ कारक थे जिससे भारतीय जनता को एक सही मायना में एक शासक मिला, अच्छा मिला, इस सही ढंग से कारोबार चल रहा, ऐसी स्थितियां थी। जैसा कि समय के मुताबिक किसी ने गुनाह किया उसको उसके मुताबिक सजा मिलती थी, या किसी के साथ जाति हो रही उसके लिए भी पनिशमेंट था, या कभी कभार कर प्रणालियों में समय स्थिति के मुताबिक सुधार भी किया जाता था। तो और सुरक्षितता भी आम जनता को प्रदान की जाती थी। ऐसे कारक ये दक्ष कार्यपालिका द्वारा हमारे भारत भू के रहने वाले लोगों को प्राप्त होती थी। वो एक सही मायना था। दूसरी बात, संगठित न्यायपालिका ब्रिटिश शासकीय द्वारा न्याय क्षेत्र में एक संगठित न्यायपालिका क्षेत्र था जिससे बहुत सारे मायने में सही प्रेरक कार्य होते थे, और जहाँ पे गलत होते थे उसके लिए भी जल्दी से जल्दी न्याय मिलना प्रारंभ होता था। लेकिन वास्तविकता के तौर पर देखा जाए तो न्याय क्षेत्र में गोरा और काला, या गोरा या ब्रिटिशर्स और हिंदुस्तानी भारतवासी, ऐसा भेदोभेद कहीं कहीं नजर आता है उस कालीन न्याय व्यवस्था की स्थितियों में। उसके बाद देखते हैं शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन इस माध्यम ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत सारा मायना रखा है। एजुकेशन सिस्टम ने हमारे यहाँ के बिचौला वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, जिन्होंने भारत के बाहर जाकर शिक्षा का अधिग्रहण किया, एजुकेशन पाया, उसके द्वारा विदेशों में और भारत छोड़कर अन्य देशों में जाकर वहाँ की स्थितियाँ, वहाँ की निर्णायक स्थितियाँ, वहाँ का कारोबार, वहाँ के कालिक परिस्थितियाँ, वहाँ का राज्य कारोबार किस तरह से चलाया जाता है, वहाँ पे हर इंसान को स्वतंत्रता प्राप्त है, वहाँ के देश स्वतंत्र है, ये सभी कारक हमें शिक्षा ने दिया है, एजुकेशन ने दिया है। और बुद्धिजीवी बिचौला वर्ग, जिसमें से बहुत सारे सॉलिसिटर बने, डॉक्टर्स बने, वकील बने, शिक्षक बने, इन वर्ग ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने आप को एक प्रेरणा स्थान बना दिया और स्वतंत्रता का विचार एवं स्वतंत्रता के देशभाव इन्होंने अपने देश में बहाना आरंभ किया। इसके बाद देखते हैं हम दक्षिण अमेरिका उस समय की स्थिति। दक्षिण अमेरिका में पुर्तगाल का औपनिवेशिक शासन था, और उस समय जब हमें स्वतंत्रता आंदोलन का आगाज होना लगभग 30-35% शुरू हो चुका था, उस समय दक्षिण अमेरिका में भी ऐसी एक घटना हुई कि वहां पे जो औपनिवेशिक शासन था, जो पुर्तगाली और स्पेनिश का था, उनको भगा दिया गया वहां की जनता द्वारा,
वहां पे भी क्रांति हुई और वहां पे भी स्वतंत्रता या आजादी प्राप्त हुई। ये कारण हमारे 15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता दिन के लिए बहुत सारे सहयोगी के मायने में कार्य करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे सामाजिकता के तौर पर बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने समाज के लिए उन्होंने काम किया। समाज को सुशिक्षित बनाना, समाज को सही मायना में दिशा दिलाना या एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाकर स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करना, इसके बातें समझाना और शिक्षा के प्रति शिक्षा का महत्व समझाना, सामाजिक तौर पर बहुत सारी एक्टिविटीज हो चुकी थी। जैसा कि कुछ प्रवर्ग को अलगता से माना जाता था, कुछ प्रवर्ग को उच्च विद्वता से माना जाता था, उन सभी को एक साथ में लाकर अपने देश को आजादी प्राप्त करने के लिए इन्होंने प्रेरित भी किया। जैसा कि हम देखते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा सबसे पहला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना फर्ज निभाया। ब्राह्मण समाज की स्थापना हो चुकी राजा राम मोहन राय द्वारा और वहां से एजुकेशन सेक्टर में विशेष तौर पर कार्य, स्त्रियों की स्थिति सुधार में विशेष तौर पर कार्य हुआ और विदेशी आक्रमणकारी शासकीय संस्था के जो गलत तरीके थे उनके प्रति देशी लोगों को जागरूकता प्रदान कराई गई। उनके द्वारा बहुत सारा कार्य इसमें दिखाई देता है। धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत बहुत सारी संस्थाएं स्थापन हुई, बहुत सारी शाखाएं स्थापन हुई, बहुत सारे अलग अलग प्रांत में सभी लोगों को इकट्ठा करके धार्मिकता के आधार पर, जैसा कि हमने देखा तिलक युग में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर गणेश उत्सव आरंभ कर दिया गया था, जिससे एक धार्मिकता के तौर पर गणेश भगवान जी की प्रार्थना पूजा भी होती थी, अनुष्ठान भी होता था। उसी वजह से अनेक लोग इकट्ठा होते थे, जिसमें तिलक जी स्वयं राष्ट्रवाद के प्रति अपना उत्तेजित स्वभाव प्रदर्शित करते थे। जो एक जहालवादी नेता थे, मवालवादी नेताओं का समाप्तिकरण होने के बाद या मवाल धोरण, विनती, रिक्वेस्ट, एप्लीकेशंस सुधारने के लिए सया का निवेदन, ये मवालवादियों का धोरण था। लेकिन जहालवादियों का धोरण राष्ट्र के लिए था, राष्ट्र को प्रेरित करने के लिए था और हर हालत में तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क है। मराठी में कहा था उन्होंने, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क है आणि तो मी मिळवणारच। ये हमारे तिलक जी ने कहा था। स्वराज्य के लिए उन्होंने, जहालवादियों ने परिपूर्णता से अपने आप को समर्पित कर दिया था, क्योंकि 1905 से लेकर 1920 तक मवालवादी थे। उनका ध्येय धोरण भारतीय सामाजिक स्थितियों को, भारतीय मानवता को समेट बनाना या न्याय दिलाने हेतु तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए इनका भी उद्रेक हुआ। इसके बाद हम देखते हैं बुद्धिजीवियों के द्वारा शासन की समाप्ति, बुद्धिजीवियों द्वारा राष्ट्रवाद की संकल्पनाएं, राष्ट्रभक्ति की संकल्पनाएं एवं स्वतंत्रता की संकल्पनाएं, ये तीनों बातें बहुत मायना रखती है। हर किसी के दिल में अपना राष्ट्र, अपना देश, अपन संभाले, औपनिवेशिक शासन उसको भगाने के लिए, उसको निकाल देने के लिए ये पूरी तरह से राष्ट्रवाद की भावना निर्मित हो चुकी थी। राष्ट्रभक्ति,
हर कोई कार्य करेगा राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की भक्ति, राष्ट्र को संभालने के लिए, राष्ट्र की जनता को उत्थान करने के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए। हर किसी धार्मिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन एवं अन्य उत्सव, इस सभी ने अपनी अपनी जगह पे कार्य किया है। इसके बाद देखते हैं हम स्वतंत्रता। जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे बिचौला प्रवर्ग बुद्धिजीवियों ने विदेश में जाकर वहां की सभी नीतियों का अभ्यास कर लिया, वहां की सभी नीतियों की पढ़ाई की, और वो किस तरह से देश चलते हैं, वहां की जनता जनार्दन किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, और वो भी स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ। हर किसी को अपने आप को स्वतंत्रता वो भोगने का अधिकार किस तरह से विदेश में है, इन सभी के प्रति जो स्थितियां थी वो उन्होंने यहाँ पे लाकर लोगों को बतलाई, जो स्वतंत्रता। उसके बाद में हम देखते हैं प्रेस। भारतीय राष्ट्रीय आजादी आंदोलन के संप्रेरक में प्रेस ये अल्फाज बहुत बड़ा मायना रखता है। प्रेस, अब यहाँ पे थोड़ा हम अलगता से बात करते हैं। प्रेस, अखबार, इन्होंने राष्ट्रीय जागृति जो स्वतंत्रता के प्रति चाहिए थी, उसके निर्माण की स्थिति बनाई। किसी के ऊपर अन्याय अत्याचारों के लिए आवाज उठाना या औपनिवेशिक शासन कार्यकाल में उस शासन द्वारा यदि भी किसी के साथ अत्याचार, अन्याय होता है तो उसका प्रखरता पूर्वक विरोध एवं सभी देशवासियों के साथ में सामने रखकर उसकी स्थितियां दर्शाने का कार्य प्रेस ने किया है। बहुत सारे स्थितियों में प्रेस के ऊपर प्रतिबंध भी लगाए, उनके संपादक जी के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए, कुछ समय के लिए उसे बंद भी करवा दिया गया, जेल भी भिजवा दिया गया। लेकिन प्रेस का बहुत बड़ा अटूट कार्य हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम थोड़ा सामाजिकता के तौर पर देखते हैं कि उन लोगों के क्या क्या विचार, क्या क्या स्थितियां स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ाने के लिए प्रेरक थी। जैसा कि स्वतंत्रता आंदोलन चलाने के लिए या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमारे देश के बहुत सारे लीडरों ने अपना पूरी मात्रा में योगदान दिया है, यह हम सभी जानते हैं। बहुत सारे लीडर थे जिनमें विशेष तौर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आजादी आंदोलन को 1920 के बाद में संभाला, 1947 तक संभाला है। अहिंसावादी जो थे उन्होंने असहकार आंदोलन किया, उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए समझाया, हर जगह में जाकर उन्होंने वो स्थितियां बना ली जिससे भारतीय जनता भारतीय आजादी आंदोलन में सहभागी हो और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पूरी मात्रा में कोशिश करे। वो स्थितियां उन्होंने बनाई। उनके साथ में कंधे में कंधा लगाकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस घराने का बहुत सारा कार्य भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हुआ है। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व भी कार्य किया और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी भारत माता को जमीनी तौर पर ज्यादा से ज्यादा विस्तार पूर्वक करने के लिए बहुत आगे का कार्य किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे। उसके बाद में जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके बाद में हमें संविधान सभा चलवानी थी, संविधान बनाना था। उसके लिए संविधान सभा के पेरेंट्स बॉडी के